हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए डेली क्यूज 14/11/2023 के लिए। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन कुछ ऐसा है, भारत इथियोपिया संयुक्त व्यापार समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ध्यान देना है, पहला कथन है कि भारत ने इथियोपिया के ऐप स्विच के साथ यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई को एकीकृत करने पर सहयोग के लिए इथियोपिया को आमंत्रित किया है। और भी है, ऐप स्विच इथियोपिया में एक भुगतान प्लेटफॉर्म बुनियादी ढांचा है। तो यहाँ तक कथन जो है पहला सही है। कितने कथन सही है ढूंढना है। कर इथियोपिया ग्रामीण विद्युतीकरण, चीनी उद्योग और रेलवे जैसे क्षेत्रों के लिए भारत के लिए दीर्घकालिक रियायती ऋण के सबसे बड़े स्रोतों में से एक है। तो यहाँ पे बस ग्लिच ही एक है कि भारत के लिए ये दीर्घकालिक ऋण नहीं है, भारत जो है इथियोपिया के लिए दीर्घकालिक ऋण दे रहा है। तो यहीं पे गलती हो जा रहा है, ठीक है ना। तो दूसरा इस कारण से गलती है, केवल एक हो जाएगा। भारत ने इथियोपिया के एच स्विस के साथ यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को एकीकृत करने पर सहयोग के लिए इथियोपिया को आमंत्रित किया है। एप स्विच इथियोपिया में एक भुगतान प्लेटफॉर्म बुनियादी ढांचा है, अतः कथन पहला सही है। कर भारत इथियोपिया जेटीसी यानी ज्वाइंट ट्रेड कमेटी एक द्विपक्षीय मंच है जो दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश संबंधों को सभी इच्छा तथा उन्हें बढ़ाने के लिए समय समय पर बैठक करता है। भारतीय पक्ष ने इथियोपिया से स्थानीय मुद्रा में व्यापारिक लेन देन के निपटान की संभावना का पता लगाने का भी आग्रह किया है। इन क्षेत्रों में स्वास्थ्य और फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल्स, कपड़ा, बुनियादी ढांचा परियोजनाएं, खाद्य तथा कृषि प्रसंस्करण इत्यादि शामिल है। भारत इथियोपिया के लिए दीर्घकालिक रियायती ऋण के सबसे बड़े स्रोतों में से एक है। ठीक है, इथियोपिया के लिए, ना कि इथियोपिया भारत के लिए, जिसमें ग्रामीण विद्युतीकरण, चीनी उद्योग और रेलवे जैसे क्षेत्रों के लिए $1 बिलियन से अधिक का ऋण शामिल है। कथन दो सही नहीं है। विश्व स्थानीय उत्पादन मंच के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन फोरम बोलते हैं। कर रहा है WLPF विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा दवाओं और स्वास्थ्य प्रौद्योगिकियों तक पहुंच बढ़ाने के लक्ष्य के साथ शुरू किया गया एक मंच है। तो पहला कथन सही है। कर स्थानीय उत्पादन और सहायता इकाई WLPF सचिवालय के रूप में कार्य करती, ये भी तो सही है। कर यह सदस्य राज्यों और वैश्विक समुदाय को गुणवत्ता सुनिश्चित स्वास्थ्य उत्पादों के पर्यावरण अनुकूल उत्पादन के लिए रणनीतियों को आकार देने के लिए एक नियमित मंच प्रदान करती है। तो ये भी मेडिकल क्षेत्र से उत्पादन है, तो यहाँ पे पर्यावरण अनुकूल उत्पादन नहीं हो पाता है, तो ये इसमें इंक्लूड नहीं रहेगा, इसके कारण ये गलती हो जा रहा है। तो केवल दो, ऑप्शन बी हो जाएगा। WLPF विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दवाओं एवं स्वास्थ्य प्रौद्योगिकियों तक पहुंच बढ़ाने के लक्ष्य के साथ शुरू किया गया एक मंच है, ये कथन सही है। यह स्थानीय उत्पादन और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को बढ़ावा देने में प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करता है। स्थानीय उत्पादन और सहायता इकाई WLPF सचिवालय के रूप में कार्य करती है, कथन दो सही है। यह गुणवत्तापूर्ण, सुरक्षित और प्रभावी स्वास्थ्य उत्पादों और प्रौद्योगिकियों तक पहुंच में सुधार के लिए स्थानीय उत्पादन क्षमता को बढ़ावा देती है। यह सदस्य राज्यों और वैश्विक समुदायों को गुणवत्ता सुनिश्चित स्वास्थ्य उत्पादों के स्थायी और स्थानीय उत्पादन के लिए रणनीति को आकार देने हेतु एक नियमित मंच प्रदान तो करता है, लेकिन इसमें पर्यावरण अनुकूल उत्पादन नहीं इंक्लूड रहेगा। यह टिकाऊ उत्पादन मूल रूप से दवाओं और स्वास्थ्य प्रौद्योगिकियों की आपूर्ति बनाए रखने की कोशिश है। तो जो भी स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी में बहुत सारा मटेरियल यूज होता है जिसमें प्लास्टिक ये सब वगैरह होगा, तो फिर क्या है, वो पर्यावरण अनुकूल उत्पादन तो होगा नहीं, इसीलिए यहाँ पे था पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी मूल रूप से पर्यावरण को गैस हो, ठीक है, और तरल पदार्थ हो या ठोस कचरे को उत्सर्जन से बचाती है, जिन्हें WLPF नहीं माना गया है। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो NBFC को जनता से मांग स्वीकार करने से प्रतिबंधित किया जाता है। तो पहला कथन सही है। कितने सही ढूंढना है,
एनबीएफसी भुगतान एवं निपटान प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, तो ये गलत है। कह रहा है एनबीएफसी मुख्य रूप से बाजार ऋण ग्रहण एवं एनबीएफसी मुख्य रूप से बाजार ऋण ग्रहण एवं बैंक ऋण के माध्यम से अपने परिचालन को वित्त पोषित करते हैं। तो ये तो सही होना चाहिए, केवल 2 ऑप्शन बी करेक्ट होना चाहिए। देखते हैं, ठीक है। करे गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत एक कंपनी है जो ऋण, प्रतिभूतियों में निवेश, पट्टे, बीमा जैसी विभिन्न वित्तीय गतिविधियों में संलग्न होती है। इसमें वे संस्थान शामिल नहीं हैं जिनका प्राथमिक व्यवसाय कृषि, उद्योग, वस्तु व्यापार, सेवाएं या अचल संपत्ति व्यापार के अंतर्गत आता है। बैंकों के विपरीत एनबीएफसी को जनता से मांग जमा स्वीकार करने से प्रतिबंधित किया जाता है, जो आमतौर पर इस प्रकार की जमा स्वीकार करते हैं जिन्हें बिना किसी पूर्व सूचना के मांग पर निकाला जा सकता है। अतः कथन एक सही है। कर बैंकों के विपरीत एनबीएफसी भुगतान और निपटान प्रणाली का हिस्सा नहीं बनते हैं, ठीक है। वे स्वयं आहरित चेक जारी करने में समर्थ होते हैं, जो बैंकों द्वारा प्रस्तावित एक मानक पड़ता है। अतः कथन दूसरा सही नहीं है। करें एनबीएफसी मुख्य रूप से बाजार ऋण ग्रहण एवं बैंक ऋण के माध्यम से अपने परिचालन को वित्त पोषित करते हैं। कथन तीसरा सही है। करें लॉस एंड डैमेज फंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो है, इस फंड का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के कारण समुदायों, देशों और पारिस्थितिकी तंत्रों को हुई हानि की पहचान करना होता है तथा उसकी क्षतिपूर्ति करना है। करें यूएनएफसीसीसी कॉन्फ्रेंस ऑफ वार्टेज COP26 में हुई व्यापक चर्चा के बाद यूएनएफसीसी के सदस्य देशों के प्रतिनिधि लॉस एंड डैमेज फंड स्थापित करने पर सहमत हुए तो जरूर हैं, बट COP27 में, ठीक है, 26 में नहीं। तो दूसरा इस कारण से गलती हो जाता है, तो एक हो जाएगा सही। लॉस एंड डैमेज फंड एक वित्तीय सहायता तंत्र है जिसे जलवायु परिवर्तन के उन अपरिवर्तनीय परिणामों को समाधान करने के लिए डिजाइन किया गया है जिन्हें अनुकूलन प्रयासों के माध्यम से टाला अथवा कम नहीं किया जा सकता है। इस फंड का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के कारण समुदायों, देशों और पारिस्थितिकी तंत्रों को हुई हानि को पहचान करना है तथा उसकी क्षतिपूर्ति करना है। कथन एक सही है। करें COP27 में व्यापक चर्चा के बाद यूएनएफसीसी के सदस्य देशों के प्रतिनिधि लॉस एंड डैमेज फंड स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। इसके अतिरिक्त यह पता लगाने के लिए ट्रांजिशन कमेटी यानी टीसी की स्थापना की गई थी कि फंड के तहत नए फंडिंग तंत्र का संचालन किस प्रकार से होगा। तो कथन दूसरा सही नहीं है। कह रहा है टीसी यानी कि वही ट्रांजिशनल कमेटी को सिफारिशें तैयार करने का काम सौंपा गया था जिन पर COP28 के दौरान विचार किया जा सके तथा देशों द्वारा संभावित रूप से उन सिफारिशों को अपनाया जा सके। आइए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। फसल अवशेष प्रबंधन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत शुरू की गई एक केंद्र प्रायोजित योजना है। कितने सही ये ढूंढना है, तो ये तो सही है। कर इस योजना के तहत किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन मशीनरी की खरीद के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त होती है, बट कितना 50% सब्सिडी, ठीक है। फिर है सहकारी समिति, किसान उत्पादक संगठनों और पंचायतों को कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना के लिए 100% दर से वित्तीय सहायता मिलती नहीं, या 80% सब्सिडी मिलता है, ठीक है। तो ये 2 गलत हो गया, पहला एक सही है, तो केवल एक करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए, फसल अवशेष प्रबंधन CRM योजना परिचय है। यह किसानों और संबंधित संगठनों की सहायता करके पराली दहन की समस्या का समाधान करने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक केंद्र प्रायोजित योजना है। अतः कथन एक सही है। योजना के तहत वित्तीय सहायता क्या है कि इसके अंतर्गत फसल अवशेष प्रबंधन के तहत मशीनरी खरीद के लिए किसानों को 50% दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यहाँ पे ये 50% की दर से सब्सिडी मिलता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। सेंटेंस पढ़ने से लगेगा कि आपको 50% उस पर क्या है, उसको ब्याज देना पड़ता है। फिर यहाँ पे 80% ब्याज देना पड़ता था, किसानी क्यों किसानी करेगा, समझने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो ये सब्सिडी है, ठीक है। आ जाइए, कर सहकारी समितियां, किसान उत्पादक संगठनों और पंचायतों को कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना के लिए 80% सब्सिडी मिलता है, ठीक है। तो ये कथन भी नहीं सही था, दूसरा भी सही नहीं था।
समृद्धि के लिए इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करियर ढांचा क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के लिए लचीलापन, स्थिरता, समावेशिता, आर्थिक विकास, निष्पक्षता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देगा। दूसरा है कि आई कितनी कथन सही है ना। कर IPEF भागीदार और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के आधे से भी कम और वैश्विक वस्तुओं एवं सेवाओं के व्यापार का लगभग 1/4 प्रतिनिधित्व करते हैं। तो पहला सही है, दूसरा सही है। भारत इस पहल का हिस्सा नहीं है। तो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के संबंध में यदि बात किया जाए तो इसमें भारत इसका हिस्सा होना चाहिए। ठीक है, तो केवल 2 ही सही है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। कर समृद्धि के लिए इंडो पैसिफिक आर्थिक ढांचा, यह ढांचा क्षेत्र की अर्थव्यवस्थाओं के लिए लचीलापन, स्थिरता, समावेशिता, आर्थिक विकास, निष्पक्षता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देगा तथा कथन एक सही है। कर इस पहल के माध्यम से IPEF भागीदारों का लक्ष्य क्षेत्र में सहयोग, स्थिरता, समृद्धि, विकास और शांति में योगदान करना है। यह मजबूत ढांचा लाभ प्रदान करने के साथ ही आर्थिक गतिविधि तथा निवेश, स्थायी एवं समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा। वह पूरे क्षेत्र में श्रमिक और उपभोक्ताओं को लाभान्वित करेगा। आगे देखते हैं। कर 14 IPEF भागीदार वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 40% है और वैश्विक वस्तुओं एवं सेवाओं का व्यापार 28% का प्रतिनिधित्व करते हैं। कथन दूसरा सही है। कर मई 2022 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, दारुसलाम, फिजी, भारत, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया, गणराज्य, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम के साथ इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी लॉन्च किया है। कथन तीसरा सही नहीं क्योंकि वहाँ भारत को शामिल नहीं किया गया था। कर आर्थिक समृद्धि के लिए अमेरिकी साझेदारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कितने कथन सही है ढूंढना है। कर अमेरिका की साझेदारी क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता, लचीलापन, साझा समृद्धि और समावेशी तथा टिकाऊ निवेश को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय सहयोग की एक रूपरेखा है। तो पहला सही है। भारत इस ढांचे का संस्थापक सदस्य है। तो उस क्वेश्चन में नहीं था तो था, जरूरी नहीं कि ऐसा ही हमेशा हो भी सकता है। भारत इस ढांचे का संस्थापक सदस्य है तो नहीं है। ठीक है, आर्थिक समृद्धि के लिए अमेरिकी साझेदारी के संदर्भ की बात किया जाए तो भारत इस ढांचे का संस्थापक सदस्य नहीं है। तो केवल एक होगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आर्थिक समृद्धि के लिए अमेरिकी साझेदारी करा है जून यानी पैसिफिक वाले में था ये। आर्थिक समृद्धि के लिए अमेरिकी साझेदारी में भारत नहीं है। कर जून 2022 में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया में अमेरिका के शिखर सम्मेलन में आर्थिक समृद्धि के लिए अमेरिका की साझेदारी की घोषणा की थी। अमेरिका की साझेदारी क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता, लचीलापन, साझा समृद्धि और समावेशी तथा टिकाऊ निवेश को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय सहयोग की एक रूपरेखा तथा कथन एक सही है। कर संयुक्त राज्य अमेरिका, बारबाडोस, कनाडा, चिली, कोलंबिया, कोस्टा रिका, डोमिनिकन गणराज्य, ठीक है, इक्वाडोर, मैक्सिको, पनामा, पेरू और उरुग्वे सहित साझेदार देशों के साथ मिलकर हमारे साझा क्षेत्र के सतत विकास के लिए प्रतिबद्ध है। भारत सम्मिलित नहीं है। कर मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो पहला है कि यह घर, आश्रय एवं समर्थित आवास तथा चिकित्सालय तक पहुंच प्रदान करता है। तो पहला कथन सही है। कितने कथन सही ये ढूंढना है। कर आत्महत्या का प्रयास करने वाले किसी व्यक्ति को गंभीर तनाव में माना जाएगा और उसे जांच अथवा अभियोजन से छूट दी जाएगी, ये भी सही है। कर अधिनियम में एक केंद्रीय मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण और एक राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण की स्थापना की परिकल्पना की गई है, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। ठीक है, तीनों सही। आइए देखते हैं। कर मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 कर यह मरीजों को उन सुविधाओं तक पहुंच का अधिकार प्रदान करता है जिनमें समुदाय और घर, आश्रय एवं समर्थित आवास तथा चिकित्सालय व पुनर्वास सेवाएं भी शामिल है। कथन एक सही है। कोई भी व्यक्ति जो आत्महत्या करने का प्रयास करता है, यह माना जाएगा कि वह गंभीर तनाव से पीड़ित है और किसी भी जांच अथवा अभियोजन के अधीन नहीं होगा। कथन दूसरा सही है। कर इस अधिनियम के केंद्रीय मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण और राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण की स्थापना की परिकल्पना की गई है। कथन तीसरा भी सही है। आगे देखते हैं। कर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ
प्रेगनेंसी संशोधन अधिनियम 2021 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करें व्यापक देखभाल तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए चिकित्सीय, उपचारात्मक, मानवीय तथा सामाजिक आधार पर सुरक्षित एवं वैधानिक गर्भपात सेवाओं तक पहुंच का विस्तार करता है। पहला कथन सही है। कितने सही है ये ढूंढना है। करें गर्भ निरोधक विधि अथवा डिवाइस की विफलता के मामले में एक विवाहित महिला द्वारा गर्भावस्था को 20 सप्ताह तक समाप्त किया जा सकता है, तो ये भी बात सही है। करें विवाहित महिला को इस विधि के दायरे से बाहर रखा गया है। यहाँ पे क्वेश्चन में जब हम टाइप कर रहे थे या फिर सिलेक्ट हुआ था तो यहाँ अ लिखा हुआ था, ठीक है। अविवाहित महिलाओं को इस विधि के दायरे से बाहर रखा गया है, तो ये तीसरा गलती हो जाता है। अविवाहित महिलाओं के साथ भी ऊपर वाले नियम लागू होते हैं, तो यहाँ पे केवल 2 ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं। कर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी संशोधन अधिनियम 2021 नवीन मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी संशोधन अधिनियम 2021 व्यापक, अच्छा ये आपको टॉपिक में रख लीजिए, ठीक है, डबल हो गया ना। व्यापक देखभाल तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए चिकित्सीय, उपचारात्मक, मानवीय और सामाजिक आधार पर सुरक्षित तथा वैधानिक गर्भपात सेवाओं तक पहुंच का विस्तार करता है। कथन एक सही है। कर इस अधिनियम के तहत गर्भ निरोधक विधि अथवा उपकरण की विफलता के मामले में एक विवाहित महिला द्वारा 20 सप्ताह तक की गर्भावस्था को समाप्त किया जा सकता है, इसलिए दूसरा सही है। तीसरा क्वेश्चन में थोड़ा सा ये था, छूट गया था ना वहाँ पे। यह अविवाहित महिलाओं को भी गर्भ निरोधक विधि अथवा डिवाइस की विफलता की स्थिति में गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति देता है, तो कथन तीसरा सही नहीं था। करे यह नया कानून सतत विकास लक्ष्यों 3.1, 3.7 और 5.6 को पूरा करने में मदद कर रोकथाम योग्य मातृत्व दर को समाप्त करने में योगदान देगा। तो देख लीजिएगा ये तीनों पॉइंट क्या है। चलिए आगे देखते हैं। करे लोकसभा की आचार समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह 15 सदस्यीय समिति का अध्यक्ष द्वारा संदर्भित लोकसभा सदस्यों के अनैतिक आचरण की शिकायतों की समीक्षा करती है और उचित सिफारिशें करती है, इसलिए कथन एक सही है। कर आचार समिति के सदस्यों की नियुक्ति अध्यक्ष द्वारा 1 वर्ष की अवधि के लिए की जाती है, तो ये भी सही होना चाहिए। कर अध्यक्ष किसी संसद सदस्य के खिलाफ केवल विशिष्ट शिकायतों को ही समिति के पास भेज सकता है, किसी भी शिकायत को क्या है समिति के पास भेज सकता है, तो तीसरा इसके कारण गलती होता है, तो केवल 2 सही होगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसमें देख लेते हैं। करे लोकसभा की आचार समिति वर्ष 1996 में दिल्ली में आयोजित पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में पहली बार दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के लिए आचार समिति गठित करने का विचार सामने आया। कर इस 15 सदस्यीय समिति का कार्य लोकसभा सदस्य के अनैतिक आचरण से संबंधित प्रत्येक शिकायत की जांच करना है जो अध्यक्ष द्वारा उसे भेजी गई है, एवं ऐसी सिफारिशें करना है जो समिति द्वारा उचित समझी जाता। कथन एक सही है। कर आचार समिति के सदस्यों की नियुक्ति अध्यक्ष द्वारा 1 वर्ष की अवधि के लिए की जाती है, इसलिए सही है। कर अध्यक्ष किसी संसद सदस्य यानी सांसद के खिलाफ कोई भी शिकायत समिति को भेज सकता है, कथन 3 सही नहीं है। तो इस प्रकार से आज हमने 10 क्वेश्चन जो है देख लिया। तो मिलते हैं अगले दिन फिर।